हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक बेहतरीन क्लास सेशन यहाँ पे मैं आपके सामने कंडक्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी लोगों को सारे ही एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो कॉमन एमसीक्यू होते हैं, जो कि ऑलवेज आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उसी का डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। चाहे आप नोट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय के लिए क्लासेस का सर्च कर रहे हो, चाहे बात करूं मैं आपका एमपीएनएचएम का जो एग्ज़ाम आने वाला है, या किसी भी एग्ज़ाम का नर्सिंग कंपटीशन के कोई से भी एग्ज़ाम यदि आप देने जाओगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप सभी के सामने आएंगे वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास को अच्छे से देखना है, ठीक है। कुछ न्यू कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर, ठीक है। सबसे जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे पुटअप किया है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बेग यूज इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग के रिगार्डिंग जो यूनिवर्सल एमसीक्यू आप सभी लोगों को पता है कि कलर कोडिंग के रिगार्डिंग यूनिवर्सल एमसीक्यू सभी लोगों को पता है कि बनता है, ठीक है। अब कलर कोडिंग के रिगार्डिंग पूछा गया है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को हम कौन से कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में उसको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है येलो कलर, ठीक है। या बात करें हम सेकंड ऑप्शन का ब्लैक, या थर्ड ऑप्शन का बात करें रेड, या वही बात करें हम फोर्थ वन ऑप्शन का जिसमें लिखा है ब्लू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन हम सभी लोगों के सामने हैं, तो जो बात करें हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का, तो हम आप सभी लोगों को आई थिंक पता होगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होगी कि ह्यूमन जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है, उन सभी को हम किस में करते हैं, येलो में करते हैं, ठीक है, येलो में डिस्कार्ड करते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करेंगे जितने भी कलर कोडिंग है उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सा इमेज लेके आया हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिखा हुआ है, अच्छे से रीड करिएगा। बेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट का, ठीक है। किसका करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट का, ठीक है। जिसमें क्या है साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है, केमिकल वेस्ट, ठीक है, जिसमें क्या आएगा आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग आएगा और केमिकल वेस्ट आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इन्फेक्टेड वेस्ट का, ठीक है। किसका करेंगे स्टूडेंट्स, इन्फेक्टेड वेस्ट का करेंगे, जिसमें क्या आएगा सॉलिड वेस्ट आएगा, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग और पॉप कास्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हम किस में डालते हैं, उसको रेड में डालते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है कि रेड में क्या क्या डालते हैं हम। तो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग है, ठीक है, प्लास्टिक के जितने भी रिसाइकल आइटम्स होते हैं वो भी हम इसमें पुट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड जो कलर कोडिंग होता है हॉस्पिटल में ऑलवेज यूज़ किया जाता है, उसमें क्या हम यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि ये जो येलो कलर का है, ठीक है, येलो कलर में क्या क्या डालेंगे हम, एनाटॉमिकल बेस्ड, प्लासेंटा, पैथोलॉजी बेस्ड एंड द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस में डालते हैं, येलो कलर के कोडिंग में, ठीक है। पर वही बात करते हैं हम इन्फेक्टेड प्लास्टिक और सिरिंज ग्लव्स प्लास्टिक बेस्ड किस में डालते हैं, ब्लू कलर के प्लास्टिक कंटेनर में हम इसमें डालते हैं, ठीक है। वही बात करें शार्प का, तो शार्प नीडल किस में डालते हैं, तो जो शार्प नीडल है वाइट प्लास्टिक कंटेनर रहता है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपके सारे ही कलर कोडिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर भी एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लासेस आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे अब, जो भी यहाँ पे और इसको सेग्रीगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सेग्रीगेशन करने के लिए आप सभी को पता है कि सिक्योर लैंड फीलिंग करेंगे, ठीक है। सिक्योर जो जितने भी साइटोटॉक्सिक है इनको क्या करेंगे, सोड लैंड फीलिंग करेंगे, जिसको हम गड्ढा खोल के डाल देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गड्ढा खोल के हम डाल देते हैं उसमें डालेंगे। फिर बात करें ऑटोक्लेव, ठीक है, जितने भी रेड कलर में जितने भी आइटम्स होते हैं जनरली हम उसको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, डीप
वो लर्न करते हैं, ठीक है। और एनाटॉमिकल बेस्ड है, जितना भी येलो कलर में होता है उसको डीपली करते हैं, और जो भी प्लास्टिक आइटम है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम है जो कि हमें किस में होता है, रिसाइकलेबल होता है, ठीक है, उसमें करते हैं, ठीक है। सार पर को पीआईटी के करने के लिए हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। बात करेंगे और नीचे जो भी एक और चीज़ें आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे पुटअप करके रखा है बहुत अच्छे तरीके से, कि बायोमेडिकल बेस्ड कलर कोडिंग क्या क्या होगा, ठीक है। वो तो हो गया था सेग्रीगेशन का, ठीक है। अब बायोमेडिकल का जो बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे किसका कलर कोडिंग के रिगार्डिंग आप सभी लोगों को हमको हॉस्पिटल में यूज़ करना होता है, ठीक है। इन इंडिया द फॉलोइंग कलर कोडिंग इज द रिकमेंडेड बाय द मोस्ट रिसेंट गाइडलाइन द बायोमेडिकल बेस्ड सेग्रीगेशन, ठीक है। रेड कलर में क्या क्या होगा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका रेड कलर में आएगा, सिरिंजेस आएगी आपकी विदाउट नीडल, ठीक है, याद रखिएगा। सिरिंज का जो नीडल होगा वो आपको वाइट कंटेनर में जाएगा, और जो विदाउट नीडल होगा वो आपको रेड कलर में जाएगा, ठीक है। और बात करें हम आपका और क्या क्या देखने को मिलेगा, ग्लव्स देखने को मिलेंगे इसमें आपको, आप कैथेटर इसमें पुट कर सकते हो, आईवी ट्यूबिंग जितना भी होता है वो आप इसमें पुट कर सकते हो। अदर आइटम शुड ऑल बी प्लेस इन द रेड बिग डेड विल बी डिस्ट्रॉय लेटर, ठीक है। आप क्या करना है, जितना भी आप आइटम यहाँ पे पुटअप करते हो स्टूडेंट्स, तो सभी को क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिसाइक्लेबल होता है, वापस रीयूज में आ सकता है, ठीक है। बात करें हम येलो बैग का, तो येलो बैग में आपको ऑल ड्रेसिंग बैंडेजेस, ठीक है, क्या करना है, ऑल ड्रेसिंग बैंडेजेस, कॉटन स्वेब्स कंटेनिंग बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड बैग्स ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड एंड द बॉडी पार्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन द येलो बैग, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेटेड बॉक्स विथ ब्लू मार्किंग, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है उसमें हमको ब्लू मार्किंग करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, गिलास बेड जितना भी ब्लू मार्किंग होता है, यदि आपने हॉस्पिटल में अच्छे से देखा होगा तो आपको ग्लास बाइल जितने भी होते हैं वो आपको ब्लू में डालना है। इम्पुल्स है, ठीक है, अदर ग्लास बेयर होते हैं ये भी आपको ब्लू में डालना है। एंड शुड बी डिस्कार्डेड इन द कार्डबोर्ड बॉक्स विद द ब्लू मार्किंग स्टिकर, ठीक है, जिसमें हम करते हैं, जिसको हम ब्लू कलर का क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल बेस्ड वाला कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और बात करेंगे हम वाइट पंचर का प्रूफ कंटेनर का, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम नीडल से डालते हैं, जिससे मैंने बताया था कि नीडल्स अभी आपको किस में डालना है, वाइट में डालेंगे। और शार्प जो इतने भी आइटम होते हैं ब्लेड्स आर डिस्पोज इन द वाइट ट्रांसपेरेंट पंक्चनर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। क्या होता है, जो वाइट वाला होता है वो आपको ऑलवेज का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें हम जितना भी शार्प आइटम है वो उसको पुटअप करेंगे, ठीक है। बात करेंगे हम ब्लैक बैग का, ठीक है, तो ब्लैक बैग में क्या आएगा, नॉन बायोमेडिकल ट्रेस शुड बी प्लेस इन द ब्लैक बैग दिस कंप्रेस सैनिटरी, जितना भी जैसे किचन वगैरह सैलेज वगैरह का जो भी आपका देखने को मिलता है, वो जो एक नॉर्मल तरीका के जनरल वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका सबके किस में जाएगा, ब्लो में किस में जाएगा, ब्लैक में जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो फार्मास्यूटिकल डिस्पोजेबल कीप्स होते हैं ये भी आपके इसमें जाएंगे, डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो भी आपके किस में जाएंगे, ब्लैक में जाएंगे, ठीक है। शू कवर जिस जो होते हैं आई थिंक यहाँ तो यूज़ नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो भी आपकी किस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ब्लैक में जाएंगे, ठीक है। डिस्पोजेबल टी कप हो गया, कार्टून हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में जाएगी, आपकी ब्लैक में जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो गई होगी जो कि आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, बट यदि अभी आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या लेके आए हैं आप सभी के लिए। न्यू बोर्न ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यू बोर्न का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो आप ना आंसर जनरेट करिएगा कि आपका न्यू बोर्न का यदि बच्चा है, न्यू बोर्न जो बच्चा है उसका ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो बात करें हम क्या 80 ml पर केजी रहेगा क्या, ठीक है, या 100 ml पर केजी रहेगा क्या, या 4 to 5 लीटर पर केजी रहेगा क्या, या 5 to लीटर 6 केजी रहेगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जो आंसर हमारा सभी लोगों का यहाँ पे जाता है कि एक न्यूबॉर्न का यदि मैं बात करूँ न्यूबॉर्न का कितना होगा स्टूडेंट्स, तो न्यूबॉर्न का होता है 80 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका ब्लड वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही मैं आपको एडिशनल पैरामीटर भी बता देता हूँ। भाई बात कर ले यदि आपसे 80 ml हो गया इसका, यदि बात करें प्री टर्म बेबी का, ठीक है, किसका, प्री टर्म बेबी का यदि बात करें तो प्री टर्म बेबी का होगा 100 ml पर केजी, ठीक है। कितना होगा, 100 ml पर केजी आपका प्री टर्म बेबी का जाएगा, ठीक है। और यदि पूछा जाता है, ठीक है, और यदि आपसे साथ में पूछा जाता है एक नॉर्मल अडल्ट का, ठीक है, नॉर्मल अडल्ट का यदि पूछा जाता है स्टूडेंट तो कितना देना है, 5 to 6 लीटर, ठीक है। कितना है, 5 to 6 लीटर एक नॉर्मल अडल्ट का देखने को मिलेगा, अडल्ट का मेन का, ठीक है। और यदि वहीं आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में अडल्ट फीमेल का पूछा जाता है तो यू गिव द 5 to 6 4
4 to 5 लीटर, ठीक है, कितना होगा 4 to 5 लीटर, आप इसका राइट आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवा दिए होंगे, क्योंकि आपको पैरामीटर और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। न्यू बोर्न का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इसके रिगार्डिंग एक नए क्वेश्चन आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे आप एनएचएम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप नवोदय विद्यालय के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपको इस प्रकार के एमसीक्यू आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए करवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू का कि नेक्स्ट एमसीक्यू क्या आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। इट इज़ द बेटर टू काउंट द पल्स रेट व्हेन पल्स इरेगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज़ अ बेटर द काउंट, ठीक है। जब आपकी पल्स रेट क्या होती है, इरेगुलर होती है, तो तब आप उसको कैसे पता लगा सकते हो कि हाँ कि कौन सी ऐसी मेथड होती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि इसका बेटर पल्स रेट काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो कि कौन सी तरीके से आप पता लगा सकते हो, तो आप आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें तो अपाइकल पल्स फॉर 30 सेकेंड होगा क्या इसका राइट आंसर, या रेडियल पल्स फॉर द 1 मिनट होगा क्या इसका राइट आंसर, ठीक है। या फिर वही मैं बात करूं कि कितना होगा क्या बोलते हैं अपाइकल पल्स फॉर द फुल मिनट होगा क्या, या फीमोरल पल्स, ठीक है। तो आप बेटर काउंट की कौन सी पल्स है इसका राइट आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। कितना कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल गोइंग टू कौन सा रहने वाला है, जो अपाइकल पल्स से हम कितने 30 सेकंड में हम इरेगुलर पल्स का क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं, ठीक है। कितना पता लगा सकते हैं इरेगुलर पल्स से, हम फुल मिनट तक भी कर सकते हो, 30 मिनट तक भी हम 30 सेकंड तक नहीं, थोड़ा लेस हो जाएगा। यदि हम अपाइकल पल्स का बात करूं मैं, तो यदि इरेगुलर पल्स है तो आप उसको फुल मिनट तक क्या कर सकते हो, अपाइकल पल्स को काउंट करके किसी भी इरेगुलर जो हमारी कंडीशंस होती है उसमें आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए राइट आंसर ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या चीज़ें रहने वाली है। नेक्स्ट में आप सभी लोगों को आई थिंक पता होगा कि जो अपाइकल पल्स के रिगार्डिंग जो भी और भी इसमें इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि इसके रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी अपाइकल पल्स के रिगार्डिंग वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अपाइकल पल्स होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपाइकल पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा है कि आप सभी लोगों को मैं बता पाऊँ, ठीक है। अपाइकल जो पल्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोस्ट एक्यूरेट पल्स भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट एक्यूरेट पल्स कौन सा होता है, तो मोस्ट एक्यूरेट पल्स आपका कौन सा देखने को मिलता है, तो मोस्ट एक्यूरेट पल्स आपका अपाइकल पल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट है। यदि वही बात करूँ मोस्ट कॉमन भी बोला जाता है, तो अपाइकल पल्स को हम बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी इसमें अपाइकल पल्स में आप सभी लोगों को मैक्सिमम इम्पल्सिस पल्स, ठीक है, किसको बोला जाता है, इसको हम मैक्सिमम इम्पल्सिस पल्स भी बोला जाता है, ठीक है। आपको सुनने पे अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक बार हालांकि इसको लिख के ही बता देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम इम्पल्सिस पल्स, ठीक है। मैक्सिमम इम्पल्सिस पल्स भी आप अपाइकल पल्स को ही बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही में इसको सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मैं कुछ एडिशनल पैरामीटर आप सभी लोगों के लिए सामने बता रहा हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और अपाइकल पल्स से क्या होता है, इन्फेंट में मोस्ट कॉमन साइट भी बोला जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन पल्स कौन सा होता है इन्फेंट में, तो अपाइकल पल्स ही बोला जाता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बिफोर हम इसको भी चेक करते हैं, कौन सी कंडीशन में चेक करते हैं, तो जब हम डिगोक्सिन देते हैं, ठीक है। डिगोक्सिन देते हैं तो तब हम जस्ट 1 मिनट बिफोर हम कौन सी पल्स को चेक करते हैं, तो हम अपाइकल पल्स को हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि जस्ट बिफोर द आप जब पेशेंट को डिगोक्सिन देने वाले होते हो, तो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 मिनट पहले क्या करना है, क्या करना है, अपाइकल पल्स को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ से अपाइकल पल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए क्या रहने वाला है। हाँ, थर्ड नंबर के क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, फॉलोइंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी द क्लाइंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व बाय द नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी द क्लाइंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व बाय द नर्सिंग ऑफिसर। यदि आप किसी नर्सिंग ऑफिसर हो, एक एज अ काम कर रहे हो, और यदि आपको क्लाइंट को ईसीटी देना होता है, ठीक है, ईसीटी देना होता है, तो आपको क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, आप उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज़ को ऑब्जर्व करोगे क्या, या सीजर की कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे क्या, या वही बात करें हम नोसिया एंड द वोमिटिंग की कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे क्या, या डिजीनेस की कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो ईसीटी देते हैं, ठीक है, ईसीटी जो होता है हम किस पेशेंट को देते हैं, मोस्ट डिप्रेशन, मेनिया, अदर जो भी मूड डिसऑर्डर या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, उन वाले पेशेंट को हम ईसीटी देते हैं, ठीक है। अब जब भी हम ईसीटी देते हैं तो उसके बाद का कंडीशन क्या होता है कि ये जो ईसीटी होता है ये आपका क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज़ कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, ये रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ आप सभी लोगों को क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ ये कर सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें समझना है कि जो ईसीटी होता है, हमें सबसे जो हमारा मेन नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, जैसे ही ईसीटी हम पेशेंट को दे देते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसका रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ यदि उसमें कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है तो इमीडिएटली हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपका रेस्पिरेटरी और जो ईसीटी देते हैं उसके रिगार्डिंग ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशन वाले क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के डील हो गए होंगे, ठीक है। सीजर क्या है, सीजर एपिसोड ऑफ द एपिलेप्सी होता है जिसमें टॉनिक क्लोनिक सीजर आप सभी लोगों को देखने को मिलता है, और नोसिया वोमिटिंग हम नहीं देखते, डिजीनेस भी हम नहीं देखते, ठीक है। तो आप सभी लोगों का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा स्टूडेंट, तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज इसके लिए राइट आंसर आप सभी लोगों के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ईसीटी होता है, ठीक है, आप थोड़ा ईसीटी के रिगार्डिंग में बात करूं, जो ईसीटी आप सभी लोगों को पता होता है, ठीक है, ईसीटी, ठीक है। अब ईसीटी का यदि फादर ऑफ द ईसीटी पूछे तो आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा होता है। तो फादर ऑफ द ईसीटी को होता है लूसिनो बिनी, ठीक है, लूसिनो बिनी एंड द, और कौन सा होता है, लूसिनो बिनी एंड यूगो सर्लिटी, ठीक है, यूगो सर्लिटी, ठीक है। कौन सा होता है, लूसिनो बिनी एंड द यूगो सर्लिटी होता है। 1938 में शायद आई थिंक इन्होंने ईसीटी का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ईसीटी अलग तरीके से दिया जाता है जिसमें आपको इंसुलिन वगैरह थेरेपी हम यूज़ करके दिया जाता था। फिर पेशेंट को क्या होता है, हाइपर कंडीशन को कम करने के लिए हम हाइपर एक्टिविटी कर देते थे, जिसमें क्या होता है, फिर उसका क्या होता है कि जैसे पेशेंट को किसी को ईसीटी पहले देना होता था तो वो क्या करता था, इंसुलिन कोमा थेरेपी जो होता है, ठीक है, इंसुलिन कोमा थेरेपी हम यूज़ में लेके आते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि पेशेंट को इंसुलिन के डोसेज लगाए जाते थे, इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज कम हो जाता था और पेशेंट क्या होता था कि डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी मोटर एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती थी और बॉडी में क्या होता है, एनर्जी लो फील हो जाता था, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले की जो ईसीटी होती थी वो इसी प्रकार दी जाती थी, पर जो अभी की जो ईसीटी है वो आपको इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव जो जूल प्रोवाइड करवा के आप दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और जो ईसीटी के रिगार्डिंग चीज़ है, ठीक है, यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कब तक दे सकते हो, तो 30 से लेके तो 90 सेकंड तक हम ईसीडी के देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं, 30 से लेकर 90 देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, कितना देते हैं, तो ध्यान रखना है ज़्यादा समय तक नहीं देना है, 30 से 90 सेकंड तक ही हम ईसीडी देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ईसीडी के रिगार्डिंग, जूल के रिगार्डिंग भी हो गई कि कितना जूल देते हैं, ठीक है, और किसने इन्वेंशन किया है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और किस में देते हैं, तो जो भी पेशेंट होते हैं सीजर वगैरह वाले हुए हैं या डिप्रेशन या हुआ सुसाइडल अटेम्प्ट वाले, इन द मेजर कंडीशन या सीवियर कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। और किस किस में देते हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता है साइकोसिस वगैरह जितना भी पेशेंट होता है उसमें सभी में ईसीटी हम दे सकते हैं, ठीक है। मूड स्टेबलाइजर जितना भी डिसीज़ कंडीशन रहता है उसमें हम दे देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे 4th नंबर के क्वेश्चन पे, वेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हर एंड हिज मेंटल इलनेस इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है कि वो अपनी कंडीशन से अवेयर नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो डिसओरिएंटेशन बोलेंगे क्या, लीक ऑफ द कंसंट्रेशन बोलेंगे क्या, या लीक ऑफ द इंसाइट बोलेंगे क्या, या अनकॉन्शियसनेस बोलेंगे क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन द राइट वन आंसर इज गोइंग टू, जब भी कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आता है तो जो पेशेंट होता है, ठीक है, मानते हैं जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग वाले जो पेशेंट होते हैं, साइकेट्रिक वाले पेशेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है।
बट यदि एमसीक्यू ऐसा पूछा जाता है कि लेक ऑफ द अवेयरनेस, ठीक है, तो इसका सीधा सा सिंपल सा एक आंसर आप सभी लोगों के लिए सामने जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेक ऑफ इंसाइट, ठीक है, लेक ऑफ इंसाइट, ठीक है, लेक ऑफ इंसाइट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, लेक ऑफ इंसाइट बोला जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपने सराउंडिंग या खुद के जो अपने आपके बारे में उसको पता नहीं रहता है, ठीक है। क्या होता है, लेक ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस के बारे में उसको पता नहीं रहता, ठीक है। उसको एग्नोसिया भी बोला जाता है, ठीक है, एग्नोसिया भी उसको बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है फीलिंग टू डिटेच, फीलिंग टू डिटेच, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है जो क्लाइंट से होता हुआ या पेशेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप को सेपरेट कर लेगा, फीलिंग आएगा उसको, ओरिएंटेशन दे मतलब डिसओरिएंटेशन कर लेगा, अपने आप को डिटेच कर लेगा, सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे कर लेगा, ठीक है। डिसओरिएंटेड होता है, रियलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा कि उसमें वो कहता है सेल्फ से कर लेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। डिसओरिएंटेशन, रियलाइजेशन दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप सभी लोगों को पता हो। डिसओरिएंटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कर लेगा, ये अपने आप को क्या कर लेगा, फीलिंग आता है उस पर्सन को, ऐसा फीलिंग आता है और वो सराउंडिंग या जितना भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे क्या कर लेगा, डिटेच कर लेगा, ठीक है। और रीओरिएंटेशन क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि वो अपने आप को क्या करेगा, फीलिंग होगा, सेल्फ से ही क्या कर लेगा, डिटेच कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपके दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और बात करें यदि इसमें अनकॉन्शियसनेस होगा, जिसमें भी आपको टाइम प्लेस पर्सन का किसी को भी कुछ भी यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अपने आप को, ठीक है। लेक ऑफ द कंसंट्रेशन, जिसमें क्या होगा कि पर्सन क्या होगा, लेक ऑफ द कंसंट्रेट रहेगा, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन बेस्ड रिप्रेजेंट नियोलॉजिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकेट्रिक के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको साइकेट्रिक के रिगार्डिंग ज़्यादा चीज़ें आई थिंक पूछी जाती है, ठीक है। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज द रिप्रेजेंट द नियोलॉजिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग एक्सेसिवली वाइल फ्रिक्वेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम द वन आइडिया टू अनदर आइडिया, ठीक है। तो राइट आंसर ये रहेगा क्या, ठीक है भाई। बात करें मीटिंग अ न्यू वर्ड रहेगा क्या, ठीक है। मेकिंग अब्रप्ट स्टॉप इन द फ्लो ऑफ द कन्वर्सन रहेगा क्या, या प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिटेल्स रहेगा क्या, ठीक है। तो जो यदि हम बात करें न्यूलॉजिज्म का, तो न्यू से भी आप सभी लोगों को समझ जाना है कि इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो कौन सा जाने वाला है, C1, ठीक है, सॉरी B1 राइट आंसर देखने को मिलेगा। मिंटिंग का होगा मतलब कोइन करता है, ठीक है। क्या करता है, ये कोइन करता है, जो पेशेंट रहता है वो कोइन करता है न्यू वर्ड को, ठीक है। न्यू वर्ड्स को क्या करता है, ये कोइन करता है, मतलब नए शब्दों की खोज में ये लगा देता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूलिज्म, ठीक है। साथ ही में अदर ऑप्शन का यदि मैं बात करूं, ठीक है, अदर ऑप्शन में क्या है, यदि बात करें हम ए ऑप्शन का, ठीक है, ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग एक्सेसिवली वाइल फ्रिक्वेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, ठीक है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, तो स्टूडेंट्स ये आपको देखने को मिलता है मेनिया का, ठीक है। किसका देखने को मिलता है स्टूडेंट, मेनिया का। जैसे फ्लाइट्स ऑफ द आइडिया, ठीक है, मेनिया में और चीज़ें क्या होती है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया होती है, जिसमें वन पर्सन इज मतलब सडनली इतने अपने आइडियाज़ को स्विच कर देता है, वन आइडिया से लेके तो अनदर आइडिया पे उसको क्या कर देता है, स्विच कर देता है, ठीक है। तो ये किसका कंडीशन देखने को मिलती है हमें, मैनिक पेशेंट में इसी प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें हम तीसरे नंबर के ऑप्शन का, मेकिंग अब्रप्ट स्टॉप इन द फ्लो ऑफ द कन्वर्सन, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये थॉट ब्लॉकिंग में आता है, ठीक है। किस में आता है, ये थॉट ब्लॉकिंग में आता है, जिसमें क्या होता है, कन्वर्सन जैसे कोई पर्सन सडनली बात करते करते क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है या उसके थॉट ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। और वही बात करें कि जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है, डी को क्या बोला जाता है, एक्सेप्शनली डिटेल, ठीक है। यदि कोई पर्सन है जो एक्सेप्टेशन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोक्सिलिटी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसको प्रोक्सिलिटी बोला जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि पर्सन ऐसा होता है प्रोलॉक्सिटी, ठीक है,
प्रोलॉक्सिटी इसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पर्सन होता है वो एग्जेसिव हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको चीज़ें बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन होता है जिससे आपने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मतलब इतना ही पूछा कि मतलब कहाँ रहते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बता देगा कि हम यहाँ कहते हैं। फिर भी क्या करेगा कि हर एक चीज़ इतना डिटेल में बताएगा जितना हमें नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। तो प्रोलॉक्सिटी का मतलब आप इतना ही है कि चीज़ों को इतना एक्सेसिवली डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना जितना एक नॉर्मल पर्सन नहीं बताता है, उससे अधिक बताना इसकी कंडीशन में आता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, प्रोवाइडिंग एक्सेसिवली डिटेल्स हो गई होगी। तो जो हमारा न्यूलिज्म होता है उसका आंसर हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। B1 इसका राइट आंसर आप सभी लोगों के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स, बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द फीमेल पेशेंट हु टेक लिथियम फॉर द मैनिक एपिसोड, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पूछा जाता है कि यदि कोई पर्सन है, ठीक है, खासकर फीमेल पेशेंट है, यदि वो लिथियम ले रही है, ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्व करने का नीड है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नीड टू मेंटेन हर हाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी रहेगा क्या। सी कैन कंटिन्यू हर एक्सरसाइज बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर, ठीक है। सी शुड स्टॉप वॉकिंग या सी शुड टेक रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होता है कि जो लिथियम होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। हम जब भी लिथियम लेते हैं तो हमें बहुत प्लेंटी ऑफ द वाटर या ड्रिंकिंग वाटर को बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप हाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप लिथियम लेते हो, ठीक है, लिथियम क्या होता है कि ये हमारे टॉक्सिसिटी कर देता है। जैसे ही यदि इसका जो लेवल हमें बढ़ जाता है, ठीक है, लिथियम का यदि 2 पॉइंट इससे ज़्यादा लेवल आपकी बॉडी में देखने को मिलता है तो यू कैन कंसिडर द लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर जाएगा वो ये जाएगा कि आपको आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। जब भी आप लिथियम लेते हो आपको वाटर प्लेंटी 5 से 6 लीटर हमेशा आपको वाटर को पीना है, ठीक है, ताकि क्या हो कि लिथियम किडनी के थ्रू क्या होता है एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यदि आपका हाइड्रेटेड रहोगे आप तो आपका लिथियम का होगा टॉक्सिसिटी हो जाएगा, बॉडी में इसका लेवल, ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही बात करें इसका नॉर्मल जो ब्लड में लेवल रहता है, थेरेप्यूटिक जो लेवल होता है, ठीक है, वो कितना होता है 0.6 से लेके तो 1.2 तक इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। 0.2 या 1.6 तक भी आपको देखने को मिल सकता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, ठीक है। यदि और जब टॉक्सिसिटी हो जाती है आपकी लिथियम की तो ये 2 पॉइंट से ज़्यादा देखने को मिलता है, तब इसकी टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिथियम का खासकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिसिटी कर देते हैं, ठीक है। और लिथियम का जो हम यूज़ किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो स्पेशली मैनिक पर्सन होता है, जो मेनिया वगैरह पेशेंट होता है उनके लिए हम यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। किसके लिए लेके आते हैं, तो मेनिया वगैरह पर्सन के लिए हम लिथियम को क्या करते हैं यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम किसका होता है, यदि आपसे DOC पूछा जाता है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, तो ये मेनिया का, ठीक है, आपको आंसर दे देना है मेनिया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है, राइट वन आंसर इसका गोइंग टू मेनिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमेशा हमें लिथियम का क्या करना है 70 to 40 हावर्स में, 82 to 70 40 हावर्स में इसका क्या करना है, लिथियम जैसे दे रहे हैं तो इसका टॉक्सिसिटी भी हमें चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमेशा बहुत दिनों बाद देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी कोई लिथियम लेता है तो उसका इफेक्ट हमें इमीडिएटली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पेशेंट को बताना है कि आपको कंटिन्यूसली लिथियम लेना है, बट क्या करना है कि आपको इसके इफेक्ट कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे, 2 to 3 वीक्स के बाद ही इसके हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसके हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बट जब भी आप पेशेंट को लिथियम दे रहे हो तो पेशेंट को 40 to 70 हावर्स में हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, पेशेंट का कंडीशन को देखना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन ही और बचे हैं। क्लाइंट एक्सप्रेस द बिलीव डेट आर्म फोर्स आर द आउट किल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से साइकेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक पर्सन है वो अब एक्सप्रेस कर रहा है और उसको ऐसे बिलीव्स हो रहे हैं कि कोई संबंध है कि जो उसको बाहर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डी रियलाइजेशन रहेगा क्या, या डिफ़िकल्टी ऑफ द क्या रहेगा, डिलीशन ऑफ द परसिक्यूशन रहेगा क्या, या हेलुसिनेशन रहेगा क्या, ठीक है। डी और क्या क्या इसमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। डिराइलेशन रहेगा क्या, डी रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो जैसा वो बताया था मैंने आपको
वही चीज़ें यहाँ पे आपको रहने वाली है, ठीक है। अ क्लाइंट एक्सप्रेस दैट बिलीव दैट आर्म फोर्स आर आउट टू किल हिम फॉर दिस एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर सबसे मैंने पहली बात है कि जो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, ठीक है, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीव से होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है जिसमें आपको क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई देखने को मिलता है। डिलीजन ऑफ द इनफेटेबिलिटी क्या होता है? जैसा आपने सुन के लगा होगा कि उसमें देखने को मिलता है, आपके सीजोफ्रेनिया वगैरह में देखने को, पर्निशियल सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। ओथिलो सिंड्रोम इसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि ओथिलो ने अपने बीवी का क्या कर दिया था? किल कर दिया था, ठीक है। उसको जेलिसी होता है, जिसमें उसको ऐसा लगता है कि जो उसका पार्टनर वगैरह होता है उसके साथ लॉयल नहीं होता है, तो ओथिलो सिंड्रोम भी इसको हम बोला जाता है, ठीक है। डीरियलाइजेशन क्या होता है? ये भी एक तरह का डिटेच फीलिंग होता है, ठीक है। डिटेच फीलिंग होता है आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये जो क्लास था, आज लोगों का क्लास आप सभी लोगों के सामने जो मैं लेके आया हूँ और आपको पसंद आया होगा, और एमसीक्यू भी आई थिंक आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक है। यदि क्लास समझ में आता हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस पर अभी इस प्रकार का जो क्लास है वो आगे में मैं कंटिन्यू करवा दूंगा, बट इसका डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कितना रहता है, आप लोगों की क्लास में क्या क्या आप लोग फीडबैक दोगे, उसके रिगार्डिंग में मैं चीज़ें आपको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो क्लास ऐसा नहीं सोचेगा कि क्लास आपको नॉर्सेट या क्या बोलते हैं किंग जॉर्ज का मिल रहा है या किसी का मिल रहा है। जो जो एमसीक्यू आप सभी लोगों के सामने डील करवा रहे हैं, वो एमसीक्यू आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हमेशा जब आप लोगों ने नर्सिंग किया था तो आप लोगों ने नर्सिंग ये सोच के नहीं किया था कि आपको एमपीएनएचएम का एग्ज़ाम देना है या आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना है। नर्सिंग का पोर्शन सभी का सेम होता है, क्वेश्चन सभी के सेम आते हैं, बट आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि हाँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप अच्छी तरीके से अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे, और बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे एमसीक्यू आप सभी लोगों के सामने लेके आने की ट्राई करेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आज आपको कैसा लगा, क्योंकि आज का क्लास मैंने डिफरेंट तरीके से आप सभी लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।